दोस्तों, मैं देवेंद्र लोधी एक नए ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों, आज हम एक नई संकल्पना, खैर ये है तो पुरानी लेकिन हमारे लिए नई संकल्पना है। इसके लिए हम अच्छे से समझेंगे कि बेड बैंक की अवधारणा क्या है, महत्व एवं चुनौतियाँ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन 3 से संबंधित है। बैंक क्षेत्र और एनबीएफसी संसाधनों का संग्रहण। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि बैंक का कंसेप्ट होता आखिर क्यों है। बैंक का आश्रय किससे होता है, तो सामान्यतः मोटे तौर पर जान लेते हैं। बैंक एक इस प्रकार की एक संस्था हो सकती है या होती है जो कि लोगों से या किसी कंपनी से धन को एकत्रित करके किसी दूसरे को कुछ मतलब लाभ के पर्पज से दूसरे को ऋण के रूप में देती है और इस प्रकार वो अपना लाभ कमाती है। तो मुख्यतः बैंक का यह कंसेप्ट होता है। इसलिए बैंक का निर्माण होता है कि वह देश के लिए समय पर लोन दे सके, देश के लोगों के लिए दे सके। इससे क्या हो, हमारा बेसिक ढांचा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। फिलहाल हम बात करते हैं अपने एडिटोरियल पर, जो कि बेड बैंक से संबंधित है। संदर्भ जान लेते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के कारण देश की आर्थिक गतिविधियां अत्यधिक दबाव में हैं। कई अर्थशास्त्रियों और वैश्विक एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति का उल्लेख किया है। मंदी की यह स्थिति विशेष रूप से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण विभिन्न कंपनियां व सार्वजनिक तथा निजी बैंकों की बैलेंस शीट में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हो सकती है। लॉकडाउन के पूर्व सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गई थीं, परंतु रेटिंग फर्म क्रिसलिंग के अनुसार अब वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का मूल्य 11 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ ऐसी होती हैं कि यदि कोई बैंक लोन किसी व्यक्ति को जब दे देती है तो व्यक्ति उस तय समय सीमा के अंदर उसका भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी परिसंपत्तियाँ को हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, एनपीए। तो दोस्तों ये एक बैंकों की सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, ये हमारी 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की इसकी उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में बेड लोन और बेड एसेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विदित है कि बेड लोन और बेड एसेट से मिलकर ही गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बनती हैं। बेड लोन से बैंकों के लाभांश में कमी आती है, फलस्वरूप बैंकों के लिए ऋण देना मुश्किल हो जाता है। बैंकों की साख दर में लगातार गिरावट वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में के वर्षों में नई अवधारणा निकलकर सामने आ रही है, जिसे नाम दिया है बेड बैंक। तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि बेड बैंक है क्या। बेड बैंक की अवधारणा को बैंकों की वाणिज्यिक अचल संपत्ति पोर्टफोलियो की समस्या का निदान करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम वर्ष 1988 में मेलोन बैंक के पिट्सबर्ग मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। बेड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयता को नए रूप में बैंकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बेड बैंक कर्ज में फंसे बैंकों को की राशि को खरीद लेता है और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होता है। जब किसी बैंक या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयता को एक निश्चित समय के लिए धारण कर लेता है।
भारतीय बैंक की अनुशंसाएं। भारतीय बैंक संघ जो कि एक दबाव समूह है ने प्रोजेक्ट सशक्त, यहाँ पर ध्यान देना, प्रोजेक्ट सशक्त की सिफारिशों को आधार बनाकर 3 संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है, जैसे कि परिसंपत्तियां पुनर्निर्माण कंपनी, ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बैलेंस शीट को स्वच्छ एवं संतुलित रखने के में उनकी सहायता करने के लिए उसे गैर निष्पादित परिसंपत्तियां खराब ऋण खरीदती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ARC बैंकों से खराब ऋण खरीदने के कारोबार में कार्यरत वित्तीय संस्थान है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक हो गई कौन, ARC, अब हुए AMC मैनेजमेंट कंपनी। परिसंपत्तियों का प्रबंधन, जिसमें प्रबंधन का अधिग्रहण, परिसंपत्तियों की पुनर्गठन जैसे कार्य करेगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के फंसे ऋण के लिए AMC की स्थापना की जाएगी। AMC बैंकों द्वारा NPA घोषित हुए ऋण को खरीदेगा, जिससे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा। यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। AMC सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी। वैकल्पिक निवेश कोष, परिसंपत्तियां प्रबंधन कंपनी को AIF के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। ABI ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बेड लोन की प्राप्ति के लिए एक स्वतंत्र ARC के गठन की सिफारिश की है। बेड बैंक का सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम बेड बैंक की चर्चा वर्ष 2017 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में की गई थी। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी डूबते कर्ज से निपटने के लिए बेड बैंक की अवधारणा का बेहद जरूरी बताया। विदित है कि बेड बैंक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह कार्य करेगा। बेड बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि दूसरे बैंक के डूबते कर्ज को खरीदेगा। ध्यान तो है कि बेड बैंक का नाम पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी मतलब PSARA होगा और यह जर्मन, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में सफल रहा है। दरअसल बैंकों, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां तेजी से बढ़ी हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में के अंत तक सकल गैर प्रदर्शन संपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। बैंकों के कुल ऋण का करीब 9.7% गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में तब्दील हो चुका है। करीब 80% गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हैं। बेड बैंक के आने से दूसरे बैंकों में डूबते कर्ज को वसूलने का दबाव हट जाएगा। दूसरे बैंक नए ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बैंकों को अपने डूबते कर्ज बेड बैंक को बेचने की सुविधा मिलेगी। डिफ़ॉल्ट कंपनियों की संपत्तियां बेचने के काम में तेजी आएगी। बैंक अधिकारी परिसंपत्तियों की जब्ती की जगह बैंक गतिविधियों सुचारू ढंग से चला पाएंगे। बेड बैंक से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? बेड बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक की हिस्सेदारी को लेकर है। यह जानना दिलचस्प है कि समस्या निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र में अधिकतम भागीदारी से है। यह बेड बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो तो बैंक की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां इतनी अधिक हो गई हैं कि बेड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद पर सरकार को उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है। यदि बेड बैंक को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया तो सबसे बड़ी समस्या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मूल्य को लेकर हो सकती है। निजी क्षेत्र का बेड बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का मूल्य तय करेगा। यदि यह मूल्य बहुत अधिक हुआ तो बेड बैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि यह मूल्य बहुत ही कम हो तो बैंकों को उनकी ऋण देयता के अनुपात में ही राशि नहीं मिल पाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुनाथ राजन के अनुसार बेड बैंक की अवधारणा एक नैतिक संकट उत्पन्न कर सकती है और बैंकों को अनुत्तरदायित्व उधार प्रथा को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। NPA की समस्या के अन्य विकल्प क्या हैं? सर्वप्रथम
सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति, उनका चयन, व्यवस्था में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत निदेशक, बोर्डों के सदस्य लेकर अध्यक्ष तक सबके संदर्भ में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे कदम पर तौर पर वरिष्ठ बैंक कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन परियोजना के तहत आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नियमित बैंकिंग परिचालन की अपेक्षा वित्तीय परियोजना में विभिन्न तरह के कौशल की आवश्यकता है। तीसरा कदम सतर्कता विभागों को सुदृढ़ करने का होना चाहिए। वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों को कोई प्रभावी सतर्कता तंत्र मौजूद नहीं है। इस तंत्र में चौथा कदम समयबद्धता जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े स्तर पर एनपीए के कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सार्वजनिक डोमेन के हैं, जहां यह जानबूझकर चूक किए जाने के प्रमाण मौजूद हैं। ऐसे मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप देना चाहिए ताकि निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की जा सके। किसी भी सार्वजनिक बैंक का मालिकाना हक सरकार के पास होता है और इसके प्रबंध में भी सरकार की भूमिका बहुत अहम होती है। आमतौर पर बेड बैंक की मीटिंग्स में सरकार का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय के नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। यह कोई अनिवार्य घटक नहीं है कि इन अधिकारियों के पास बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित अनुभव या ज्ञान होना आवश्यक हो। ऐसे में इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय और की जाने वाली कार्रवाइयों की जवाबदेहिता का प्रश्न बहुत अहम हो जाता है। दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड IBC 2016 के अनुसार ऋण के दिवालिया होने पर निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है। IBC के हिसाब से यदि 75% कर्जदाता सहमत हों तो ऐसी किसी कंपनी पर 180 दिन और 90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के भीतर कार्रवाई की जा सकती है जो अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं। निष्कर्ष जान लेते हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि से अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की राष्ट्रीय गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन राजनेता और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तब तक व्यवस्था पर उनकी कमी बनी रहेगी। इसलिए संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बैंकिंग व्यवस्था में समग्र सुधारों के उचित कार्यान्वयन के साथ ही बेड बैंक की अवधारणा पर बहस होनी चाहिए, जैसा कि इंद्रधनुष योजना में परिकल्पित किया गया था। क्वेश्चन क्या है कि लगातार बढ़ते गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या के संदर्भ में विचार करते हुए बेड बैंक की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। साथ ही इस समस्या के निस्तारण में बेड बैंक के अतिरिक्त अन्य उपायों की चर्चा कीजिए। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।